हे माय लवली पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसी जा रही है स्टोरी, ठीक है ना। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो सुनाया है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कैल्विन से कहती है कि प्लीज कुछ करो, मुझे चाइना वापस जाना है, मुझे सर को वापस लाना है। तुम नहीं जानते उसका अल्फा एक नंबर का जालिम इंसान है। वो पहले भी सर को हार्म कर चुका है और वो अभी भी सर को हार्म कर देगा। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। यहाँ पे कैल्विन उसे कहता है थोड़ा सा तो वक्त दो, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा। सुनाया और उसे वो संभाल रहा होता है। जहाँ पे आयशा बहुत ही प्यार से कहती है मम्मा क्या युवान का गाँव अब वापस नहीं आएंगे। जहाँ पे सनाया फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो अपने बेटे को देख रहा होता है, क्योंकि विंग जो कि गाड़ी में अभी भी बेहोश था और युवान उसके पास था। उसके बाद वो लोग एयरवेज की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसका प्राइवेट जेट खड़ा था। जहाँ पे युवान अपने डैड को देखते हुए कहता है डैड, मम्मा ने कहा है आपसे हेट ना करूं मैं, इसलिए मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। पर आपने मम्मा के साथ बहुत बुरा किया है ना। रियली में आई हेट यू डाडा। पर मैं आपको कभी भी जाहिर नहीं होने दूंगा। पर एक दिन मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगा। आपने जो मम्मा के साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। इतना बोल हिवान वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि उसका बेटा उसके पास था और उसका ओमेगा उससे मिल चुका था। ये 7 साल की तपस्या उसकी पूरी हो चुकी थी। इन 7 सालों में वांगजी न जाने कितनी बार खुद को हार्म करने की कोशिश कर चुका है। न जाने कितनी बार वो खुद को चोट पहुंचा खुद चुका है। न जाने वो कितनी बार वो अपने आप से लड़ चुका है। न जाने वो कितनी बार अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर चुका है। कितनी बार टूट कर उठा है, बिखरते हुए खुद को बचाया है। वांगजी बहुत खुश था जब वहां पे आता है। क्रेस हिवान को गोद में ले लेता है और वांगजी विंग को गोद में लेकर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। उसे लाकर लेटा देता है और हिवान को वो फिर वापस से क्रिस के गोद से लेकर के अपने गोद में लेकर के अपनी आंखें को बंद करते हुए उसे कहता है बाबा सो जाओ, हम बहुत जल्द घर पहुंचने वाले हैं। और कहता है क्रिस मेरे नए मेंशन को साफ करवाओ। जहाँ पे युवान उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उसकी मम्मा सो रही है और वो बहुत ज्यादा डरा भी हुआ था। उसे बस अपनी मम्मा चाहिए थी, दैट्स वाई वो बिना कुछ बोले चुपचाप से अब वांगजी को पकड़ के सो जाता है। हालांकि युवान खुद एक आल्फा था, वांगजी की तरह एक रियर आल्फा, बट फिर भी उसे डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दैट्स वाई वो एक नजर वांगजी को देखता है एंड देन कहता है डैड, आप मेरी मम्मा को हार्म करने वाले हो क्या? वांगजी उसके बालों को केयर्स करते हुए उसके बालों को किस करता कहता है नहीं, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। सो जाओ बाबा। इतना बोल करके और वो उसे टैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। रात का टाइम था, ऑब्वियसली बच्चे खाए पिए हुए थे, तो धीरे धीरे करके युवान अपनी आंखें बंद कर देता है। पर वांगजी बीच बीच में हर एक घंटे में उठ जाता था। वो युवान को देखता और विंग को देखता, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बस वो फेस से पता नहीं चल रहा था कि वो खुश है, पर अंदर से बहुत बहुत ज्यादा खुश था। फाइनली इस 7 साल की तपस्या उसकी पूरी हो चुकी थी आज, और वो बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ क्रेस जैसे हवा में लैंड होता है, फोन का नेटवर्क आ चुका था, तो वो घर पे बोल देता है कि न्यू वाले जो मेंशन है उसे क्लीन करवाओ अभी के अभी। जितने भी क्लीनर्स जो काम करते हैं ना, मतलब बड़े बड़े कंपनियों को साफ करने के लिए क्लीनर हायर करे जाते हैं, तो उन्हें बुलवा करके पूरा मेंशन साफ करने के लिए बोला जाता है। 100 मतलब 60+ क्लीनर उसके नए वाले मेंशन में, क्योंकि वो लोग पुराने वाले मेंशन में रहते थे जहाँ पे अंकल सीचन गंगा और मेंगे और सब साथ में रहते थे ना। पर नए वाले मेंशन जो कि वांगजी ने खुद स्पेशली डिजाइन करा था अपने लिए और विंग के लिए, ताकि वो सब कुछ, और ऊपर से चारों तरफ से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कि कोई चढ़ ही नहीं सकता था। मतलब मेंशन जितनी हाइट दीवारें थी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए। तो सारे क्लीनर को वहां पे बुला करके हर चीज को अच्छे से क्लीन करवाया जा रहा था, तब तक कि जब तक ये लोग घर पहुंचते वहां पे सब कुछ हो जा रहा था। अब लगभग पूरे रात बीत जाती है, मॉर्निंग का 2 घंटा और बीत जाता है, और 8 बजे के आसपास वांगजी उसका जो प्राइवेट जेट था वो वहां पे लैंड करता है। फिर उसके बाद नींद विंग अभी भी
बेहोश ही था। एंड जो मार्केस था ना वो बेबी को ले लेता है, फिर वांग जी विंग को लेता है और उसे कार में डालता है। कार पूरे रनवे पे ही आई हुई थी, वहां से वो सीधे ले करके और वो चल देता है अपने मेंशन की तरफ। मेंशन आने के बाद वांग जी विंग को लाकर बेड पर लिटा देता है। युवान जो कि थका हुआ था, वहां पे एक नैनी को भी रखा गया था इन लोगों के काम करने के लिए, खासकर युवान के पर्सनल काम के लिए। उस नैनी को बोलता है कि इसे ले जाओ और इसे अच्छे से रेडी कर देने के लिए। युवान चुपचाप से सारी बात मान रहा होता है क्योंकि उसे बस अपनी मम्मा का होश में आने का वेट करना था। युवान के चले जाने के बाद वो कहता है, क्रिस, डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ। वांग जी, उस मेंशन में एक रोबोट भी था जिसको क्लीन वगैरह करने के लिए रखा गया था। वो रोबोट आते हुए कहता, मास्टर आप कैसे हैं, मास्टर आप कैसे हैं। वांग जी आते हुए कहता है, हे लिली, तुम इसका ख्याल रखना। और हाँ, घर के सारे चीज ठीक है, तुमने मॉनिटर किया। लिली कहती है, यस मास्टर, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके मास्टर, एवरीथिंग इज ओके मास्टर। हाँ जी कहता है, जाओ अपनी जगह पे जाओ, खुद को चार्ज करो। लिली वहां से ना टुकुर टुकुर चलते हुए ना वहां से चली जाती है। उसके बाद वांग जी विंग के बगल में बैठा हुआ था। टोटल 20 मिनट बाद क्रिस वो डॉक्टर्स की पूरी टीम लेकर आ गया था, और ये डॉक्टर ना ही अल्फा थे ना ही ओमेगा थे, ये डॉक्टर बीटा थे, ठीक है। और उसके साथ काम करने वाले नर्स और कंपाउंडर सारे ओमेगा थे। वो डॉक्टर आता है और विंग को टच करते हुए काम करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ कर लेने के बाद कहता है, सर को प्रॉब्लम है, सर के साथ पहले कभी कोई हादसा हुआ है क्या जिनकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम सहना पड़े। तो अंग कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, जबकि विंग के साथ ये तो हो ही चुका था हॉस्पिटल में, दैट्स वाई। तो कह देता है, सर के साथ पहले कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम्स आती है और वो पैनिक होने लगते हैं। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उनका इलाज करेंगे और ये फोबिया खत्म करेंगे। ये कुछ दवाई है, जब वो होश में आए तब उन्हें दे दीजिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर उसे अच्छे से पूरा रीचेकअप करके चले जाते हैं। वांग जिस दवाई को वहाँ साइड में रख देता है, देन उसके बगल में लेटा हुआ था। हालांकि वो जेट में लेटना चाहता था, पर वो अपने बेटे से दूर भी नहीं रहना चाहता था, दैट्स वाई वो क्रिस से कहता, क्रिस मैं 2 घंटे के लिए सो रहा हूँ, क्या मेरे बेटे का ध्यान रख लोगे। क्रिस कहता है, जी सर। और इतना बोलकर वो बाहर चला आता है जहाँ पे वो जो नैनी थी ना वो उसका ख्याल रख रही थी। तो क्रिस आते हुए कहता है, लाइला। लाइला कहती है, हाँ क्या हुआ। तो क्रिस कहता है, बाबा को खाना खिला दो क्योंकि वो भूखा है। लाइला नहीं, रेन, ठीक है। तो रेन कहती है, ठीक है। इतना बोल करके और वो वापस से बेबी को किचन काउंटर पर लेके आते हैं जहाँ पे क्रिस भी आ गया था। तो रेन कहती है, क्या आपको कॉफी चाहिए। क्रिस कहता है, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि हम 2 दिन से डिले कर रहे थे सभी चीजों को। मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगा, क्या तुम सर का और बीबी का ध्यान रख लोगी। रेन रेन कहती है, मैं उतनी अच्छी तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं बेबी को अच्छे से ख्याल रख लूंगी सर। क्रिस उसके पास आता है तो रेनन थोड़ी पीछे हो जाती है। क्रिस जिसके रेनन के ऊपर क्रश है और उसी ने रेनन की हेल्प भी करी थी, और इसकी साइड स्टोरी हम बाद में चलाएंगे। तो जैसे ही साइड आता है तो रेनन थोड़ा सा बैक हो जाती है, सर। तो क्रिस कहता है, घबराओ नहीं, ओके ना। इतना बोलकर उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बेबी का ध्यान रख लोगे रेनन, और हाँ अपनी जान से पहले बेबी को सेफ्टी जरूरी है, ओके ना। तो रेनन कहती है, जी सर। इतना बोलकर उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना बोल क्रिस वहां से चला जाता है अपने जरूरी काम को खत्म करने, जो ऑफिस का काम था। उसके बाद रेनन लिटिल बाबा को, युवान को, उसे पूछती कि क्या खाओगे। युवान कहता है, मुझे मम्मा को देखना है। ऊपर का डोर की तरफ वो देख रहा था जो कि बंद था। तो रेनन कहती है, अभी अभी जस्ट आपके डैड और मॉम आए हैं ना, पहले आप खा लो, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे और आपको हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे और फिर गार्डन में भी घुमाएंगे, फिर हम आपके साथ मस्ती करेंगे, फिर दोपहर में आप मम्मा से मिल लीजिएगा, है ना। हिमान जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, छोटा सा बच्चा, रोने का मन कर रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए कहता है, जी आंट। रेन उसके बालों को केयर्स करते हुए उसके लिए पैनकेक बनाना स्टार्ट कर देती है वहीं पे बिठाकर। उस वो रेन ना ईवान से बात कर रही थी, पर ईवान को आयजा की याद आ रही थी, सुनाया आंटी की याद आ रही थी, और उसकी जो केयर टेकर थी उसकी भी याद आ रही थी। अब चलते हैं हम वापस वांगसियन। वांग जी जो कि अपने कोट को, ओवरकोट और कोट दोनों को उतार कर, सूज उतार करके, और वो धीरे धीरे करके खसकता हुआ विंग के बगल में लेट जाता है। विंग को बीच में करता है और अच्छे से एडजस्ट होते हुए अपने बाहों पर उसे लेता है। वांग जी इतने टाइम से उससे अलग था। वो पहले तो अपने आधे बॉडी को विंग के बॉडी के ऊपर डालता और बहुत गंदे तरीके से उसे स्निफ कर रहा था। एक तो विंग के बॉडी से आती हुई परफ्यूम की स्मेल अलग, ओमेगा वाले जो फेरोमोन्स थे हल्की हल्की जो आ रही थी वो अलग।
ये दोनों मिक्स होकर के वांग जी को उसे ना चाहते हुए भी उसे लिक करने पे मजबूर करती है, जहाँ पे उसके बाइट मार्क्स थे, जहाँ पे उसका डिजाइन बना हुआ था। अब वो डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उसे लिक करते हुए उसे स्निप करता है, उसके गालों को ऐसे अपने नोज से सिलाता है और टच करता है उसके बाहों को। यहाँ पे इंटीमेसी सीन हो ही नहीं रहा था, बस वो एक प्यार था ना जो इतने दिनों के बाद उसे मिल रहा था, वो बस उसे फील कर रहा था। वांग जी के पूरे हाथ विंग के बॉडी पे चल रहे थे, उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, सोते हुए कितने आराम से सो रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्यों डर रहे हो मुझसे? आई एम योर अल्फा, आई एम योर अल्फा एंड आई एम बेबी फादर। क्योंकि युवान मेरा है, वो मेरा बच्चा है ना विंग? तुमने इतना टाइम लगा दिया मेरे सामने आने में, मुझसे छुप रहे थे, क्यों? मुझे थोड़ा सा वक्त देते तो शायद मैं चीजों को क्लियर कर पाता, शायद मैं सब कुछ कर पाता, वो सब कुछ जो तुम डिजर्व करते हो। एक अल्फा जो एक केयर चाहता है, प्यार चाहता है, मैं तुम्हें वो नाम, इज्जत, सहूलियत सब देता। तुम्हें मुझसे इस तरह से छुप कर भागने की जरूरत ही नहीं थी। ओपन योर आईज एंड लुक एट मी बेबी। और इतना बोल करके उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करता है, जो कि विंग अभी भी बेहोश था स्टिल। और वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके आईज पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, एंड देन कहता है, यू रियली लव यू। इन 7 सालों की तरफ तुम क्या जानो, किस तरह से मैंने अपने आप को गुजारा है, वो हर एक लम्हा, हर एक वो वक्त जहाँ पे मैंने खुद को खोया है, बहुत खोया है, बहुत ज्यादा खोया है, खुद को तड़पते हुए भी देखा है, खुद को तराशते हुए भी देखा है। अब जब मैं तब के बाहर निकला हूँ तो एक दहकता हुआ अंगारे बनकर, एक ऐसा चमकता हुआ सोना जहाँ पे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ओमेगा को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स इट। इतना बोलते हुए जो हमारा वांगजी था ना, वो बस विंग को ना देख रहा होता है, जहाँ पे विंग की आईज धीरे धीरे करके उसकी वॉइस सुनकर ओपन होती है, और जैसे ही ओपन होती है वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, मुझे हरता बोलकर वो वांगजी को सीधे धक्का देता है। वांगजी जो कि गिरा तो नहीं था पर थोड़ा सा दूर हो गया था, और विंग ने एकदम कॉर्नर जाके चिपक गया था, अपने पैर को पकड़ते हुए कहता है, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? और वो ना ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख रहा होता है, पैनिक होते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मैं कहाँ हूँ? और युवान कहाँ है? हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझसे दूर रहिए प्लीज, प्लीज मुझसे दूर रहिए। हाँ जी, जो कि एकदम सदमे में था, अंदर के था, विंग मेरी बात सुनो, विंग विंग लिसन टू मी, विंग लिसन टू मी, विंग लिसन टू मी, विंग कहता, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लीव मी प्लीज, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, मुझे इवान 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 का है, इवान इवान इवान। और इतना बोलकर विंग ना बेड से कूद जाता है, अंदर भागना शुरू करता है इवान के लिए। टंग जिसके टमी के अराउंड हाथ ट्रैप करता है, एंड देन बेड पे लाके पटकते हुए कहता है, इवान नीचे है, विंग इवान नीचे है, विंग शांत हो जाओ। उसके हाथों को पकड़ता है, उसके जौलान को पकड़ता है, उसके ऊपर आके बैठा हुआ था, कहता है, विंग इवान नीचे है, वो सेफ है और वो नीचे है, हाँ शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और दूसरी बात ये कि हम घर में हैं, घर में, हाँ हम अपने घर में है। विंग विंग उसे सस्पिशियस लुक के साथ में देखते हुए कहता है, घर 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 में मतलब? भंग जी कहता है, हाँ हम चाइना में हैं। विंग जिसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, पूरी दुनिया यू टर्न ले चुकी थी, 360 डिग्री टर्न हो चुके थे, कहता है, चाइना में? जर्मनी तक, चाइना में क्या कर रहा हूँ? हंग जी उसे फटक से गले लगाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, एंड देन प्लीज शांत हो जाओ। इतना बोलकर हमारा वांग जी एक सूदिंग फेरोमोन्स रिलीज करता है अपने पैच को हटाते हुए। पैच हटाता है तो वांग जी जब वो हटाता है तो विंग जो कि बहुत पैनिक हो रहा था, उसके न जाने क्यों इतने टाइम बाद जब उसे अपनी अल्फा के फेरोमोन्स फील होता है, विंग उसे कस के पकड़ लेता है, कहता है, लीव मी प्लीज, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज मुझे नहीं रहना आपके साथ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दरवांग जी कुछ नहीं कहता और उसके गोद में बैठे हुए से पकड़े हुए था। प्रवीण ना उसे भी बहुत कस के टाइटली हक करे जा रहा था, क्योंकि उस फेरोमोन से वो अफेक्ट हो रहा था, और उसके शोल्डर पे बाइट करते हुए तो प्लीज मुझे जाने दो ना। हंग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नो, इसकी जगह पे तुम मुझसे मेरा जान मांग लो, पर तुम्हारी आजादी तो मैं अब नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें अब यहीं बेबी के साथ में, मेरे साथ में रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत हो विंग, सिर्फ और सिर्फ जरूरत भी नहीं, आदत भी नहीं, अब तो तुम्हें
तुम्हें मेरे साथ रहना है क्योंकि तुम उन सबसे कहीं ज्यादा हो गए हो। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो, मेरा बच्चा है। आई एम सॉरी हर चीज के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। भीम एक थप्पड़ मारता है उसे, कहता है सॉरी सॉरी, आपकी वजह से हंसराज सर की डेथ हो गई, आपकी वजह से मेरी दादी की डेथ हो गई, आपकी वजह से मैं मुझे चाइना छोड़ करके और जर्मनी आना पड़ा, और आपकी वजह से सब कुछ हुआ, और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो आई एम सॉरी। सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाता है क्या? और अगर सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है तो फिर मैं आपको मार देता हूँ और फिर मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। भांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक विंग की सारी बातें सुन रहा था। उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है इट्स ओके, अगर मुझे मारने के बाद तुम्हें सुकून मिल जाए, उस सुकून में मुझे भी सुकून मिल जाए। तुम नहीं जानते इन 7 सालों में मैंने कितना खुद को, खैर कोई बात नहीं, पहले तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े का अरेंज करवाता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो कॉल करता कहता है क्रिस। क्रिस कहता है सर बस हम सब लेके आ रहे हैं। इतना बोलने के साथ ही वो कॉल कट कर देता है। और वांग जी उसे कहता है चलो वॉशरूम नहा लो। विंग कहता है छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, अपनी बेटी से मिलना है, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर वो वांग जी को धक्का देता है। वांग जी स्टिल कुछ नहीं कहता है। देन विंग जब नीचे आता है तो देखता है कि रेनन के साथ में वो बात कर रहा है। विंग भागते हुए आता है और सीधे बेटे को उठाते हुए कहता कौन हो तुम, अब मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? रेनन जो कि थोड़ा सा डर गई थी एंड देन कहती सर एक्चुअली में वो मैं, और रेनन भी एक ओमेगा है, ठीक है, वो मैं बस बेबी को पहन कर खिला रही थी। हिवान मम्मा को देखते हुए कहता जिसके मुंह में पूरा चॉकलेट लगा हुआ था माँ आप ठीक तो हो ना? विंग कहता है इवान आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना बोलकर उसे खड़ा करता है एंड देन देखना स्टार्ट कर देता है। देख ही रहा होता है तभी वांग जी उसके पास आते हुए कहता है लिटिल चैम क्या तुम ठीक हो? हिमान बस अपने डैड को देख रहा था। विंग उसे गले लगाते हुए कहता मेरे बच्चे से दूर रहो, इसके पास आने की कोशिश मत करना। वांग जी को इतना बुरा लग रहा था। देन कहता है ये मेरा भी बेटा है इसलिए इसे तो तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते। इतना बोलकर उसको खींच रहा होता है और विंग ना युवान को खींच रहा होता है, जहाँ पे युवान कहता है लीव माई हैंड, मम्मा को दर्द हो रहा है और मुझे भी, आप बुरे हो। वांग जी को इतना झटका लगता है। देन कहता है युवान, युवान कहता है अब मम्मा को हार्म कर रहे हो ना? विंग उसे देखता है। देन कहता है इवान मैंने क्या समझाया था? हाँ ऐसे नहीं बोलते, ये आपके डैड है ना इवान? इवान कहता है पर डैड आपको हार्म क्यों कर रहे हैं? वो बुली कर रहे हैं आपको, वो बुली क्यों कर रहे हैं? विंग कहता है नहीं डैड मुझे बुली नहीं कर रहे हैं, सब ठीक है इवान। एक्चुअली में डैड से मेरी फाइट हो गई है तो वो बस वांग जी फटक से कहता है आई एम सॉरी इवान, मैं तुम्हारी मम्मा को बुली नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। हिवान बस अपनी मम्मा को देखता है, जहाँ पे विंग अपने आंसू को एकदम छुपाते हुए कहता है सब सब ठीक है, आपने खाया? मैं खिला दूँ आपको? तो हिवान कहता है फिर इवान उस पैनकेक को ऐसे इशारा कर रहा होता है तो विंग उठाकर लाता है। सुबह में बैठता है, इवान को खिलाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वांग जी एक तरफ कॉर्नर में खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। किचन से सनाया देख रही होती, जहाँ पे विंग अभी बिल्कुल भी अलग ही जोन में था। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, युवान को अच्छे से फीड कर रहा था ताकि उसका पेट भर जाए। जब युवान का फीड हो जाता है अच्छे से तो विंग ना उसके टमी को चेक करते हुए कहता है और खाना है? युवान कहता है तो वांग जी कहता है, विंग कहता है चॉकलेट मिल्क शेक पीना है? तो स्नेहा बोल रही है यार, रेनन कहती है मैं अभी बना देती हूँ सर। इतना बोलकर वो ना बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग टिश्यू पेपर लेकर पूरे युवान का फेस क्लीन करते हुए कहता है अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना है ना? इतना बोलकर जब उसे गोद में लेकर आता है तो वांग जी उसके गोद से युवान को लेते हुए कहता है इसे मुझे दो। विंग उसे घूर कर देखता है और कहता है नहीं। तो युवान ना उसे देख रहा होता है एंड देन फिर विंग ना अपना हाथ ढीला छोड़ देता है, जहाँ पे वांग जी उसे लेता है और कहता है हम ऊपर जा रहे हैं, ये सब कुछ ऊपर भेज देना। इतना बोलकर वांग जी विंग का हाथ खींचते हुए ऊपर लेके आ जाता है। अपने कपड़े में आने के बाद युवान को जूता को उतार कर पेट पे बिठाते हुए कहता है कि आपका पेट भर गया बाबा? तो हमारा युवान बस उसे देख रहा होता है और फिर धीरे से बाद में कहता है विंग ना बस ये सब देख रहा होता है। उसके बाद कहता है आपको टीवी देखनी है? तो कहता है मुझे आयजा की याद आ रही है, क्या मैं आयजा से बात कर लूँ मम्मा? तो विंग कहता है हाँ आयजा। तो वांग जी कहता है नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी है, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारे कनेक्शन काट कर दूंगा। अगर आपको आयजा से बात करनी है ना तो आपको अच्छे से पेश आना होगा मेरे साथ। हिमान थोड़ा सा डर गया था एंड देन कहता है मैं अच्छे से पेश आऊंगा, क्या मैं उससे बात कर लूं? तो फिर हमारा वांग जी कहता है
फिर वो फोन देता है, कहता है इसमें नंबर डायल करो, तुम अपने फोन से नहीं करोगे। विंग उसमें सनाया का नंबर डायल कर देती है, जहाँ पे वो सनाया कॉल उठाते कहते हेलो। विंग कहता है सनाया आयशा कहाँ है? तो सनाया कहती सर क्या आप ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस हाँ युवान सनाया से बात करना चाहता है। तो सनाया कहती ठीक है मैं देती हूँ। आयशा जो कि रो रो के पूरा घर उठा रखी थी, जैसे ही सनाया और वो देखती है तो युवान कहता है सनाया आयशा। आयशा रोते हुए कहती खक्का आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आप कभी आओगे? तो युवान भी रोने लगा था, कहता है मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा आयशा, तुम चिंता मत करो ठीक है ना, फिर हम इकट्ठे रहेंगे। तो आयशा कहती है पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आपको देखना है, वो बैड अंकल आपको क्यों लेके गए? वंग जहाँ पे खड़ा होकर दांत पीस रहा था, जस्ट लाइक वाओ मैं बैड अंकल, मैं इसका फादर हूँ फादर। फिर वो कहता है ऐसा वो मेरे फादर हैं, तो वो मुझे लेने आए थे, पर पर मैं रोज तुमसे बात करूंगा है ना? तो अजय कहती है प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, मैं रोज 2 बार 3 बार तुम्हें कॉल करूंगा है ना? इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है मैं भी, मुझे भी आपसे बात करनी है। इतना बोलकर युवान और वो दोनों बात कर रहे थे जहाँ पे विंग सेंटी हो रहा था। वहां पे वांगजी ना विंग को खींचते वॉशरूम में लाकर कहता है अगर तुम नहीं चाहते युवान के बीच में युवान को हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दिखे, तो उसके सामने में गुड पेरेंट्स बनने का एक्टिंग करते रहो। विंग कहता है आ गए ना औकात पे आप वापस से, आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। वांग जी जो कि बस दांत पीस कर रह जाता कहता है विंग कहता है मुझे पता है कुत्ते की तुम कभी टेढ़ी नहीं हो सकती है, और आप सेम वही हैं, इन 7 सालों में आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी एक हाथ मारने की कोशिश करता और अपने सारे गुस्से को घूंट पीते हुए कहता विंग कहता है आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, पर मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, मतलब पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, दैट्स इट। इतना बोल विंग उसे धक्का दे देता है। देन बाहर जाने को होता है कि वांगजी उसे पकड़ के पटक देता है दरवाजे पे, उसके हाथ को मोड़ते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है बोलो मत, मैं तुम्हारा आल्फा हूँ और तुम कुछ भी कर लो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होने वाला है। इतना बोल करके और उसे स्टिफ कर रहा होता कहता है और तुम मुझसे बिलोंग करते हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, दैट्स इट। और उसको पकड़े हुए था जहाँ पे विंग बस उसे घूर कर देख रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे जरूर बताना मेरे गरीबों। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।